हेलो दोस्तों, अद्भुत गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। उसकी अभी अभी शादी हुई है। शादी के बाद वह बड़ा ही खुश है। समय है 2000 में उसकी शादी होती है। उसकी पत्नी का नाम आशा होता है। आशा और राहुल के घर में कोई नहीं है, केवल दोनों पति पत्नी हैं और वह अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करने के लिए एक दूसरे से बातें करते हैं। और समय के साथ साथ राहुल के एक बेटे का जन्म होता है। लगभग 1 साल बाद, शादी के 1 साल बाद उनको एक बच्चा हो जाता है जिसका नाम वह मनिंदर रखते हैं। आशा और राहुल दोनों बच्चे की परवरिश करते हैं। आशा राहुल से कहती है कि इस तरह से कैसे समय व्यतीत होगा। अब राहुल पूछता है, क्या हुआ, इस तरह से समय कैसे व्यतीत नहीं होगा। वह कहने लगती है, तुम छोटा मोटा काम करते हो और आगे बच्चों का फ्यूचर भी तो है, ऐसे कब तक काम चलेगा। क्योंकि राहुल अब तक मेहनत मजदूरी किया करता था और मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। यह बात सुनकर राहुल भी इस बात के बारे में सोच विचार करने लगता है और वह सोचता है कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ तो बड़ा करना चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर और भी अच्छा कर सकूं। इसी बात को सोचकर राहुल इधर उधर काम ढूंढने लगता है, जिन कामों का आगे काफी ज्यादा स्कोप हो और अच्छा खासा पैसा हो। इसके बाद राहुल एक ठेकेदार के पास जाता है और उससे बात करने लगता है। ठेकेदार उसकी बातों को समझता है और बातों को समझने के बाद उसे काम बताता है और कहता है, तुम सेटिंग का काम करना सीख लो और इसमें काफी अच्छा खासा स्कोप है। राहुल इस बात को सुनकर यह तय कर चुका था कि उसे सेटिंग का काम सीखना है ताकि अपने परिवार को अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सके। इसी बात को सोचकर राहुल सेटिंग का काम सीखने लगता है। समय के साथ साथ अब 2 साल हो गए थे राहुल को इस काम को सीखते हुए, और उसके बाद जो राहुल की पत्नी भी प्रेग्नेंट थी और वह एक और लड़के को जन्म देती है और अब राहुल के 2 बच्चे हो गए थे। तो उसी दौरान एक दिन उसकी पत्नी शाम को अपने पति से वही बात कहती है जो पहले बच्चे के जन्म के दौरान उससे कही थी। यह सुनकर राहुल अपनी पत्नी से कहता है कि हाँ, मैं काम सीख रहा हूँ, कुछ दिनों बाद अपना काम करने लगूंगा। और इसके बाद राहुल भी इस बात पर गौर देता है कि मेरी पत्नी ठीक ही कह रही है, मुझे कुछ ना कुछ अपना काम करना चाहिए। इसी बात को सोचकर राहुल अब आगे काम करने लगता है, लेकिन वहां पर उस काम को करने से उसे ज्यादा आमदनी नहीं होती है क्योंकि यहाँ कंपटीशन काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इसी तरह का काम करते हैं। जब वह हिसाब किताब करता है तो उसे इतना ही मुनाफा मिलता है जितना उसे मजदूरी करके मिलता था। ये बात देखकर राहुल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वह एक कड़ा फैसला लेता है। फिर वह दिल्ली में जाकर यही काम करने का फैसला लेता है ताकि अच्छा खासा पैसा कमाया जा सके। वह अपनी पत्नी से बात करता है तो उसकी पत्नी भी मान जाती है और राहुल को भी यह काम अच्छी तरह से आ गया था। तो इसके बाद राहुल दिल्ली चला जाता है और दिल्ली जाकर काम करने लगता है और दिल्ली में उसका काम अच्छे से चलने लगता है। और राहुल ने अपने साथ अपने गांव के कुछ व्यक्तियों को भी अपने पास लगा लिया था जो कि उसका काम में हाथ बंटाया करते, और धीरे धीरे समय बीतता है और लगभग 8 साल बीत जाते हैं। 8 साल तक लगातार राहुल अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी पत्नी के पास पैसा भेजता रहता है और उसे फोन पर हालचाल पूछ लिया करता है। लेकिन 8 साल बाद अचानक से गांव से उसके बच्चे का फोन आता है, यानी कि उसका बड़ा वाला लड़का मनिंदर था। उसका उसके पास फोन आया था और वह कहता है, पिताजी, जब हम स्कूल से आए तो घर के अंदर मम्मी नहीं मिली। अब इस बात को सुनकर राहुल थोड़ा सा हैरान परेशान हो जाता है और अपने बेटे को समझा देता है, बेटा, हो सकता है कहीं बाहर गई होगी, 1-2 घंटे में आ जाएगी, वरना सुबह तक तो आ ही जाएगी। तो दूसरे दिन भी यह फोन करके पता करता है तो अभी तक भी उसकी पत्नी घर नहीं आई थी। अब यह बात राहुल को विचलित कर देती है और वह सोच विचार करने लगता है कि आखिर उसकी पत्नी गई तो गई कहाँ। और वह वहां से सीधा अपने गांव के लिए निकल जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। घर जाने के बाद वह बच्चों से बात करता है, बेटा, तुम्हारी मम्मी आखिर कहाँ जा सकती है। तो बच्चे कहते हैं कि पापा, हमें नहीं पता मम्मी कहाँ जा सकती है, हम तो स्कूल जाया करते थे। इसके बाद वह अपने अड़ोस पड़ोस में इस बारे में पता करता है कि उसकी पत्नी कहाँ गई है, पर आस पड़ोस से भी उसे कोई पता नहीं चलता। लेकिन उसे एक ऐसी बात पता चल गई थी जो एक अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। दरअसल
उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला जो ज्यादातर दूसरों के घरों में ताक झांक किया करती थी, वह उसे कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद राहुल को विश्वास नहीं होता, क्योंकि राहुल अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। लेकिन वह महिला बता रही थी कि आपके घर में पिछले काफी दिनों से एक भिखारी आया करता है, क्योंकि अक्सर वह भिखारी आपके घर में 3-3, 4-4 घंटे रहा करता है। तुम्हारी पत्नी उस भिखारी को घर में बिठाए रखा करती है। वह भिखारी गांव के अंदर हर 11 से 12 दिन में भीख मांगने के लिए आया करता है, लेकिन जब भी आता था तुम्हारे घर में जरूर जाया करता था। यह बात सुनकर राहुल पहले तो विश्वास नहीं करता, लेकिन जब इस बात की तहकीकात करता है और लोगों से पूछता है तो वहां से इस बात की तरफ इशारा मिलता है और वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा देकर एक भिखारी के साथ भाग गई है। और राहुल काफी दिनों तक अपनी पत्नी के वापस लौटने का वेट करता है, लेकिन उसकी पत्नी का कोई भी अता पता नहीं रहता और उसके दोनों बच्चे अपनी मां के लिए बहुत ज्यादा विलाप कर रहे थे और फूट फूट कर रोए जा रहे थे। राहुल अपने बच्चों को संभालता है और कहता है, बेटा कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद मम्मी वापस आ जाएंगी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बच्चे भी माँ की राह देखना बंद कर देते हैं और अपने काम धंधे में लग जाते हैं। लेकिन गांव के अंदर उसे कुछ ऐसी बात सुनने को मिलती है। गांव के अंदर बात चल रही थी कि 2 बच्चों की माँ एक भिखारी के साथ भाग गई है, जिन्हें सुनने के बाद वह दोबारा से दिल्ली जाने का फैसला कर लेता है। फिर वह दिल्ली आ जाता है और वहाँ पर अपने कामकाज को संभालने लगता है। वहाँ पर रहकर वह बच्चों की पढ़ाई लिखाई करता है और साथ में अपने रोजगार को देखता रहता है। बच्चे भी अपने पिता को परेशान नहीं किया करते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज्यादा जोर दिया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ राहुल को वहां पर रहते हुए 5 साल बीत गए थे, यानी कि अब समय आ गया था। 2014 का देख रहा था, यानी कि राहुल और उसके दोनों बच्चे टीवी पर एक मूवी देख रहे थे। उस मूवी के अंदर अचानक से कुंभ के मेले का जिक्र आता है। अब इस बात को सुनकर जो उसका बड़ा बेटा मनिंदर होता है, वह अपने पिता से पूछने लगता है, पिताजी कुंभ का मेला क्या होता है? वह उन्हें बताने लगता है कि बेटा कुंभ का मेला इस तरह से होता है और वहां पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहा करते हैं। और पिता अपने बेटे को कुंभ के मेले के बारे में सब कुछ समझा देता है और बता देता है कि बेटा ऐसे कुंभ का मेला होता है। तभी बेटा कहने लगता है कि पिताजी क्या हम भी कुंभ का मेला देख सकते हैं? उनका पिता कहता है कि बेटा सच में तुम्हें कुंभ का मेला देखना है? तो बेटा कहता है कि हाँ पिताजी मुझे कुंभ का मेला देखना है। तो पिता कहता है हम भी कुंभ का मेला देखने जाएंगे। यह बात सुनकर बेटे एकदम से खुश हो जाते हैं और अपने पिता को गले से लगा लेते हैं। पिता अपने बेटे को गले से लगाते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि कभी ना कभी उसकी पत्नी ने भी इस कुंभ के मेले को देखने के लिए कहा था। इसके बाद पूरा परिवार अच्छी तरह से तैयार होता है और तैयार होने के बाद पिता अपने दोनों बच्चों को लेकर कुंभ का मेला दिखाने के लिए निकल देता है। अब वहां से आने में उन्हें काफी समय लगता है और घूमते फिरते हुए कुंभ के मेले तक पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जो पिता होता है वह वहां पर ठहरने का इंतजाम कर लेता है और अपने बच्चों को कुंभ के मेले की प्राथमिकताएं बताने लगता है कि किस वजह से मनाया जाता है और क्या क्या महत्व होता है और क्यों हमें यहाँ पर आना चाहिए। ऐसी बातें करते हुए पिता अपने दोनों पुत्रों को लेकर मेले में घूम रहा था, लेकिन उसके बड़े बेटे की नजर एक साधम के झुंड पर पड़ती है, जिसमें से एक साध्वी को वह बड़ी गौर से देख रहा था। थोड़ी देर उसे गौर से देखने के बाद वह एकदम से जोर से मां कहकर उसे आवाज लगाता है। इस आवाज को सुनकर साध्वी भी उसकी तरफ देखने लगती है और उसका पिता भी अपने बेटे की तरफ देखने लगता है। लेकिन साध्वी जैसे ही उस बच्चे को देखती है और साथ में खड़े हुए राहुल को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह जो साध्वी थी वह राहुल की पत्नी थी, जो 5 साल पहले घर से एकदम से गायब हो गई थी। राहुल जैसे अपनी पत्नी को देखता है और वह भी अपनी पत्नी से पूछना चाहता है कि वह इतने दिनों तक कहां थी। अब राहुल भी अपने दोनों बच्चों को लेकर उस साध्वी के झुंड की तरफ बढ़ने लगता है। अब वह साध्वी भी झुंड में से निकलकर राहुल के पास आ जाती है
दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तभी उसका बेटा कहता है कि माँ, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कितना याद किया है। इस बात को सुनते ही साध्वी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी राहुल उसे चुप कराता है और चुप होने के बाद, सही से बताओ कि तुम कहाँ गई थी और तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। और राहुल कहता है कि तुम किसी भिखारी के साथ भाग गई। और वह साध्वी कहती है कि सच में मैं उस भिखारी के बहकावे में आ गई थी। उसने मुझे कहा था कि मोक्ष अलग चीज है और मोक्ष के लिए अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ता है, तभी हमारा दूसरा जन्म अच्छा होता है। इन सभी बातों का मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है और इसी वजह से मैं अपना सब कुछ छोड़कर उस भिखारी के साथ चली गई थी मोह की प्राप्ति के लिए। लेकिन जैसे ही मैं उसके साथ जाती हूं तो लगभग 7 से 8 दिन के बाद मुझे उसका असली चेहरा दिखाई देता है। वह मेरा गलत फायदा उठाना चाहता था और जैसे ही मुझे इस बात का पता चला तो मैं जैसे तैसे करके उसे जान छुड़ाकर भाग आई। और दोबारा से जब अपने गांव में पहुंची तो वहां पर मेरे बारे में यह अफवाह उड़ रही थी, कौन सा मुंह लेकर तुम्हारे पास आती। इसी बात को सोचकर मैं वहां से वापस आ जाती हूं और इधर उधर अपना समय व्यतीत करने लगती हूं। और घूमते घूमते मुझे आदमियों का झुंड मिल जाता है जहां पर यह सभी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग भिक्षा मांगा करते हैं और भिक्षा मांगकर अपना समय व्यतीत किया करते हैं। इसके बाद मैं इन लोग के साथ आ गई और यहीं पर अपना जीवन बिताने लगी। यह बात सुनकर राहुल अपनी पत्नी को झट से अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि आज ऊपर वाले की मर्जी से हम दोनों दोबारा से एक हो गए हैं और इसके बाद अपने जीवन को एक साथ हंसी खुशी बिताएंगे। और अब आशा राहुल के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और जिन साथियों के साथ वह रहा करती थी उनसे अब आज्ञा लेती है और वह लोग भी खुशी खुशी उसे विदा कर देते हैं। और अब आशा अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही रहा करती है और उसके बड़े बेटे की शादी भी हो चुकी है और उसके दोनों बेटे अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।